जय हिंद। कल के वीडियो लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 4 में हम लोग वेद के बारे में देख चुके थे और आज का लेक्चर नंबर 5 हम लोग वेदांत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा पढ़ना है और हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम डेट आ गया है बीपीएससी का। पहले भी बता चुके हैं कि बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम जो है, ठीक है, बीपीएससी प्री का जो एग्ज़ाम है, बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम है आपका 30 अगस्त को है। ठीक है, अगर एनटीपीसी वगैरह लेंगे तो अभी चल रहा है। फिर आपका यूपीएसआई का एग्ज़ाम आने वाला है, ठीक है, जिसमें हिस्ट्री वाला सेक्शन जहाँ से पूछा जाता है सारा इसमें आपका कवर हो जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेदांत के बारे में। ठीक है, चलिए, हाँ, देखिए वेदांत जो है, तो वेदांत कितने हैं? 6 गो वेदांत हैं। ठीक है, उससे पहले हम लोग वेद के बारे में बात किए थे और 5वां वेद बोले थे। किसको बोला जाता है 5वां वेद? तो पुराण को बोला जाता है। तो वेदों का वेद और 5वां वेद किसको कहा जाता है? पुराण को। वेदों का वेद पुराण को कहा जाता है। ठीक है, और सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? उपनिषद की अगर बात करें तो मुंडो को उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, कौन सा उपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते? तो मुंडो को उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद यजुर्वेद को जो है ना, वो 2 शैलियों में लिखा गया है। पहला कविता वाला भाग को जो है वो पद कहा गया है। ठीक है, कविता वाला जो भाग है उसको पद कहा गया है। कविता वाला भाग को क्या कहा गया है? पद कहा गया है। और कहानी वाला जो भाग है उसको हम लोग गद्य कहते हैं, यानी कहानी वाला भाग को गद्य कहा गया है और कविता वाला भाग को पद कहा गया है। किसको लिखा गया है? तो यजुर्वेद को 2 शैलियों में लिखा गया है, यानी 2 तरह से लिखा गया है। पहला कविता के माध्यम से और दूसरा जो है कहानी के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं हम लोग वेदांत, जो हम लोग का आज टॉपिक भी है और इसी के लेक्चर के तहत आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक काल। ठीक है, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक काल। फिर जैसे ही वैदिक काल खत्म हो जाएगा फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे महाजनपद। महाजनपद में देखेंगे बहुत सारे जनपद, जो महेशपति जनपद है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े जनपद हुए हैं, 16 महाजनपद हुए हैं। ठीक है, तो उसको पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से राजा किस वंश में शासन किए हैं। ठीक है, तो चलिए हिस्ट्री अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग पहुंच गए हैं कहाँ पर? वेदांत में। फिर इसके बाद वैदिक काल में इंटर मारेंगे और फिर हम लोग महाजनपद में इंटर मार लेंगे। ठीक है, चलिए, तो वेदांत की बात करें तो वेदांत की संख्या कितनी है? 6 है। वेदांत की संख्या कितनी है बाबू? तो 6 है। अच्छा, इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद रखें? तो याद रखना है व्याजो निसी पक्ष। ठीक है, व्याजो निसी कक्ष। वेदांत की संख्या कितनी है? तो बोल देना है 6। कौन कौन सा? तो व्याजो निसी कक्ष। अच्छा, व्यय से क्या हो गया बाबू? तो व्यय से आपका हो गया व्याकरण। ठीक है, व्यय से हो गया आपका व्याकरण। व्यय से हो गया व्याकरण। व्यय से क्या हो गया? व्याकरण। चलो, अच्छा, जो से क्या हो गया? जो से हो गया ज्योतिष। व्याकरण ज्योतिष, 2 का हो गया व्याकरण ज्योतिष, व्याकरण ज्योतिष। उसके बाद तीसरा क्या हो गया? तीसरा हो गया आपका निरुक्त। क्या हो गया? तीसरा निरुक्त। क्या हो गया? तीसरा निरुक्त। इसी तरह चौथा की बात करें तो शिक्षा। तो व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा, व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा। ठीक है, 4 गो यहाँ कंप्लीट होगी और एगो कल्प, एगो छंद। कल्प छंद, तो उधर से हम यदि उधर से बात करेंगे तो छंद, कल्प, उसके बाद शिक्षा, निरुक्त और ज्योतिष और व्याकरण। व्याकरण ज्योतिष निरुक्त शिक्षा कल्प छंद, 6 गो हो गया। चलो, उसके बाद हम लोग देखते हैं पुराण के बारे में। पुराण की संख्या कितनी है? तो पुराण की संख्या है आपका 18। ठीक है, इसमें क्या मिलता है बाबू? तो भारत की प्राचीनतम संस्कृति के बारे में हम लोग को जानकारी मिलता है। किसमें? तो पुराणों में। ठीक है, पुराणों में क्या मिलता है बाबू? तो भारत के प्राचीनतम संस्कृति के बारे में जानकारी मिलता है। और क्या मिलता है? तो राजवंश के बारे में जानकारी यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, किससे? तो पुराण से। बोलेगा कि राजवंश के बारे में जानकारी किससे मिलना प्रारंभ हो जाता है? तो आपका पुराण से। ठीक है, अच्छा, पुराण कितने प्रकार के होते हैं? बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग का मेन को याद रखना है। तो पहला हो गया विष्णु पुराण। क्या हो गया? विष्णु पुराण। और विष्णु पुराण से आपका मौर्य वंश का जानकारी मिलता है। तो क्वेश्चन अगर आएगा मौर्य वंश का जानकारी किससे मिलता है? तो विष्णु पुराण से। ठीक है, दूसरा आता है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण क्या आता है बाबू? मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में जो है उस सातवाहन की जानकारी देता है। मत्स्य पुराण में जो है सातवाहन वंश के बारे में लिखा गया है। समझ में आ गया? उसी तरह वायु पुराण की बात करें तो वायु पुराण में समुद्रगुप्त के बारे में क्या मतलब गुप्त वंश के बारे में चर्चा किया गया है। और गुप्त वंश में कौन से राजा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है? तो समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में किस पुराण में जानकारी मिलती है? तो वायु पुराण में। अच्छा, इसको याद कैसे रखें? तो देखो, विष्णु भगवान मोर होता है ना, मोर लेके चलेंगे। विष्णु भगवान क्या करेंगे? मोर लेके चलेंगे। चलो, उसके बाद मत्स्य, तो मत्स्य तो 7 को माछ खाना है। मत्स्य क्या हो गया? मत्स्य माने माछ, और 7 को माछ खाना है। तो मत्स्य की जानकारी किससे मिलती है? तो सातवाहन वंश में। ठीक है,
और वायु पुराण, तो वायु गुप्त रहता है। वायु क्या रहता है? गुप्त रहता है। वायु को हम लोग देख सकते हैं नहीं ना, तो वायु क्या होता है? गुप्त होता है। यानी हम लोग गुप्त वंश के बारे में हम लोग जानकारी किससे मिलती है? तो वायु पुराण से मिलती है। और गुप्त वंश में कौन से राजा के बारे में? तो आपका समुद्रगुप्त के बारे में। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं उपनिषद। क्या देखेंगे बाबू? उपनिषद की संख्या है 108। उपनिषद की टोटल संख्या कितनी है? 108। लेकिन मान्यता प्राप्त वाले की बात करें तो मात्र 13 को उपनिषद की मान्यता प्राप्त हुआ है अभी तक। ठीक है, चलो कौन कौन से हैं? तो बृहद नारायण उपनिषद, पहला क्या है? बृहद नारायण उपनिषद। उसी तरह है कठोपनिषद। ठीक है, बृहद नारायण उपनिषद, कठोपनिषद। उसके बाद आगे बात करें तो मंडोक उपनिषद। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें तो जलोपनिषद, और अगला बात करें तो अलापनिषद। ठीक है, अलापनिषद। ठीक है, ये हो गया आपका उपनिषद के बारे में। टोटल उपनिषदों की संख्या अगर पूछेगा, क्वेश्चन आएगा कि टोटल उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108। लेकिन मान्यता कितने को दिया गया है? तो 13 को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं स्मृति साहित्य के बारे में। ठीक है, क्या देखेंगे बाबू? स्मृति साहित्य के बारे में। स्मृति साहित्य है, बुक है वो। ठीक है, तो इसकी टोटल संख्या है 36। कितना है? 36। जैसे पहला नंबर हो गया याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य। क्या है? पहला नंबर याज्ञवल्क्य स्मृति साहित्य। दूसरा है मनुस्मृति साहित्य। और मनुस्मृति साहित्य में आपका जो विवाह के बारे में चर्चा किया गया है, बोला है 8 प्रकार का विवाह के बारे में बताया गया है। और बताया है इसमें मनुस्मृति में कि लड़का का जो शादी करने का उम्र है वो 25 साल होना चाहिए, लड़की का इसमें 12 साल बताया गया है। यानी बोला है कि 25 साल का लड़का और 12 साल की लड़की आपस में वैवाहिक संबंध में बन सकते हैं। इसमें लिखा गया है, तो मनुस्मृति में लिखा गया है। ठीक है, मेरा बात में विश्वास नहीं है, इसको खोल के देखिएगा, मनुस्मृति को मिल जाएगा। उसके बाद इसी में संस्कार की चर्चा की गई है। ठीक है, हम लोग का जैसे कि 16 संस्कार होता है ना, जो दाह संस्कार होता है वो अंतिम संस्कार होता है, जिसमें हम लोग को जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है, तो इसी में लिखा गया है मनुस्मृति में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं ऋण के बारे में। ठीक है, तो 3 प्रकार के ऋण की चर्चा की गई है। 3 प्रकार के ऋण की चर्चा की गई है। कौन कौन सा? तो देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। ठीक है, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण का मतलब क्या है? कि जानवरों की प्रति में, यानी जो बातचीत नहीं कर सकते हैं, उस पशु पक्षियों के बारे में हम लोग को क्या करना है ना, प्रेम की भावना दिखाना है। यानी जानवरों के प्रति प्रेम की भावना को दर्शाया गया है। किसमें? तो देव ऋण में बता रहा है जानवरों के प्रति अपना प्रेम की भावना को बढ़ावा देना है। उसके बाद ऋषि ऋण की बात करें तो ऋषि ऋण का मतलब है कि गुरु का ऋण। ठीक है, गुरु का सम्मान करना है। ठीक है, गुरु का सम्मान करना है, गुरु का आदर करना है, गुरु से बदतमीजी नहीं करना है। किसमें बताया गया है? तो क्या बोलते हैं? ऋण में बताया गया है। और ऋण में कौन सा? तो ऋषि ऋण का मतलब होता है कि गुरु का ऋण। ठीक है, हम लोग गुरु के प्रति क्या है? ऋणी है वो। चलो उसके बाद है पितृ ऋण यानी माता पिता का आसानमंद रहना है। यानी माता पिता के जिस तरह गुरु का अवहेलना नहीं करना है, उसी तरह माता पिता का भी अवहेलना नहीं करना है। हम लोग माता पिता के प्रति क्या है? आसानमंद है। ठीक है, चलो इसमें पितृ ऋण हो गया। ठीक है, उसके बाद पुरुषार्थ की अगर संख्या की बात करें तो ये 4 प्रकार का होता है। ठीक है, पुरुषार्थ की संख्या कितनी होती है? तो 4 होता है। कौन कौन सा होता है? देखो, पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है कि योग्य है कि नहीं, उस काम के लिए, किसी काम के लिए योग्य है कि नहीं, उसको बोलते हैं पुरुषार्थ। ठीक है, तो 4 प्रकार की पुरुषार्थ की बात की गई है। ठीक है, कौन कौन से? तो धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म का मतलब यह किसी धर्म के बारे में नहीं बताया गया। धर्म का मतलब है कर्तव्य के बारे में बताया गया है। जैसे नहीं बोलता है कि हमको इस काम को करना है, हम किसी का हेल्प करेंगे, ये भी मेरा एक धर्म है। ठीक है, तो वो अपना कर्तव्य निभा रहा है कि नहीं, उसके बारे में बताया गया है धर्म में। ठीक है, उसके बाद अर्थ की बात करें तो अर्थ में यहाँ पैसा को बताया गया है। ठीक है, उसके बाद काम की बात करें तो ये है आपका सेक्सुअल डिजायर। और मोक्ष की बात करें तो मोह माया से दूर रहना है, भगवान में लीन हो जाना है, इसके बारे में बताया गया है। तो पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इसी तरह ऋण कितने प्रकार के होते हैं? 3। देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। उसके स्मृति की बात करें तो इसमें 36 गो टाइप का स्मृति है, जिसमें है याज्ञवल्क्य स्मृति, दूसरा है मनुस्मृति। फिर इसी तरह है, इसमें हम लोग बात करेंगे तो उपनिषद की संख्या 108 है, लेकिन 13 को मान्यता मिला गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? तो बृहद नारायण उपनिषद। 13 को थोड़ी याद करना है भाई, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आता है उसी को उठा के चिपकाना है बस। पहला है बृहद नारायण उपनिषद, दूसरा है कठोपनिषद, तीसरा है मंडूकोपनिषद, चौथा है जलोपनिषद और 5वां है अलापनिषद। ठीक है, चलो उसी तरह पुराण के बारे में देखें कि 18 प्रकार की पुराण की चर्चा की गई, जिसमें भारत के प्राचीनतम संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है। और क्या मिलती है? तो राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे हो गया विष्णु पुराण में हम लोग को मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। फिर है मत्स्य पुराण में हम लोग को सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। फिर वायु पुराण की बात करें तो वायु होता है गुप्त, और गुप्त से हम लोग याद रखना है कि गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और गुप्त वंश में कौन से राजा के बारे में? तो स्कंद गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? तो वायु पुराण में। फिर हम लोग वेदांग को देखें, वेदांग कितने हैं? तो 6 वेदांग हैं। कौन कौन से हैं? व्याकरण है, ज्योतिष है,
ठीक है। उसके बाद निरुक्त है, शिक्षा है, कल्प है, छंद है, पूरा हम लोग देख लिए। चलो आगे देखते हैं। उसके बाद भारतीय संस्कृति के हिसाब से, भारत के संस्कृति के हिसाब से जो है वो क्या बोलते हैं, आश्रम को विभाजित किया गया है, यानी हम लोग के जीवन को विभाजित किया गया है। देखो पहला भाग लिखा है 1, भाग नंबर 1 में बोला है कि जो 0 से हम लोग मतलब जब जन्म होता है उससे 5 ईयर जो होता है हम लोग का, उसको बोला गया है बाल्य अवस्था यानी शिशु अवस्था। इसमें हम लोग को बहुत सारा छूट दिया गया है, ठीक है। चलो उसके बाद है ब्रह्मचर्य, दूसरा है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य यानी स्टूडेंट लाइफ में हम लोग को जीना है, ठीक है। कब से कब तक, तो 5 वर्ष से 25 वर्ष तक। उसके बाद गृहस्थ जीवन हम लोग को बसाना है, कब से, तो 25 से 50 ईयर तक, यानी वैवाहिक जीवन में लीन होना है और परिवार कल्याण पर ध्यान देना है। उसके बाद वानप्रस्थ की चर्चा की गई है, कब से, तो 50 ईयर से लेके 75 ईयर तक, यानी परिवार को भी देखना है और इसमें समाज को भी देखना है। चलो उसके बाद है सन्यासी जीवन का रूप धारण कर सकते हैं 75 से जब तक आप जिंदा रह सकते हैं तब तक, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम लोग के आयु को बांटा गया है। जैसे हो गया सन्यासी में क्या हो गया, वन, तपस्या, ठीक है, ये सब हो गया। चलो भारत के संस्कृति के हिसाब से जीवन को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कौन कौन से, देखो 4 भाग एक्चुअली में 0 से लेके 5 वर्ष जो है ना, इसको छूट दिया गया है, इसलिए इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो पहला है ब्रह्मचार्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है सन्यासी। कौन कौन से हैं, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। समझ में आ गया। उसी को आश्रम कहा गया है, ठीक है। इसी को क्या कहा गया है, आश्रम कहा गया है, यानी हम लोग के जीवन जो है इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है और वही 4 भाग को मिलाकर आश्रम बनता है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं महाकाव्य के बारे में, ठीक है। क्या देखते हैं बाबू, महाकाव्य के बारे में, यानी बहुत बड़ी रचना को क्या बोला जाता है, महाकाव्य बोला जाता है। काव्य मतलब क्या, रचना हुआ। काव्य का मतलब होता है छोटी मोटी रचना, और बड़ा कार्य हो गया तो महाकाव्य, ठीक है। महा का मतलब होता है बड़ा। चलो बहुत बड़ी रचना को महाकाव्य कहा जाता है। महाकाव्य की संख्या कितनी है बाबू, यहाँ देखो 2 है, ठीक है। महाकाव्य की संख्या कितनी है, 2 है। कौन कौन से, तो पहला है आपका रामायण, दूसरा है महाभारत, दूसरा है महाभारत। चलो रामायण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। रामायण की रचना कौन की है, तो वाल्मीकि जी ने किया है, ठीक है। इसमें पहले था 12,000 श्लोक, कितना था बाबू, पहले था रामायण में 12,000 श्लोक, लेकिन अभी है क्या 24,000 श्लोक, ठीक है। पहले था 12,000 श्लोक, अभी है 24,000 श्लोक। अच्छा इसके जो भाग हैं यानी इसके जो लेशन है ना, उसको कहा गया है कांड, ठीक है। उसको क्या कहा गया है, कांड। और टोटल कांडों की संख्या है 7। टोटल कांडों की संख्या कितनी है, 7। अब 7 हो गया कांड, 7 क्या हो गया वो, कांड हो गया। तो इसमें जो सबसे बड़ा है ना उसको कहा गया है युद्ध कांड। युद्ध कांड जो है वो सबसे बड़ा कांड है। और जो क्या बोलते हैं महत्वपूर्ण कांड की अगर बात करें तो सुंदर कांड, यानी सुंदर कांड जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है और युद्ध कांड जो है ये सबसे बड़ा है। कांडों की संख्या कितनी है, तो 7। कांड क्या है, तो उसके में जो चैप्टर वाइज लिखा गया है उस भाग को कहा गया है कांड। चलो रामायण में जो खंड है उसे कांड कहा जाता है। इसमें 7 कांड या फिर भाग या फिर लेसन है, ठीक है। देखो सीता माता जी हमारे 83 दिन तक श्रीलंका में रही थी। चलो उसके बाद दूसरा महाकाव्य की अगर बात करें तो महाभारत है। दूसरा महाकाव्य की बात करें तो क्या है बाबू, महाभारत है। इसकी रचना कौन की है, तो वेद व्यास जी महाराज। कौन किए, वेद व्यास जी महाराज। अच्छा इसमें जो युद्ध हुआ है ना वो टोटल 18 दिन तक युद्ध चला था। महाभारत की युद्ध कितना दिन तक चला था, 18 दिन तक चला था। और उसमें जो एक दिन का जो युद्ध चला है, एक गो भाग लिखा गया है, यानी एक गो लेसन लिखा गया है। और टोटल 18 दिन तक युद्ध चला है, यानी 18 को युद्ध हुआ है, 18 को भाग बना है। और इसी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, पर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, पर्व बोलते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पर्व है ना उसका नाम है भीष्म पर्व। क्या नाम है, भीष्म पर्व। किसका पर्व, उसको बोला गया है भीष्म पर्व, ठीक है। और उसी को हम लोग बोलते हैं भागवत गीता। उसी को क्या बोला जाता है, भागवत गीता, यानी भीष्म पर्व का ही नाम है क्या, भागवत गीता। और उसी को हम लोग शॉर्ट भाषा में बोलते हैं गीता। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो देखो इसका प्रारंभिक नाम था, यानी महाभारत का प्रारंभिक नाम था जय संहिता। क्या नाम था, जय संहिता। इसमें टोटल 8800 श्लोक थे, ठीक है। वर्तमान की बात करें तो 1 लाख से अधिक श्लोक है, 1 लाख से अधिक श्लोक है। चलो संहिता का मतलब क्या होता है बाबू, संहिता का मतलब होता है नियम कानून, ठीक है। जीतने के लिए, यानी जीतने के लिए नियम कानून। संहिता का मतलब क्या होता है, जीतने के लिए नियम कानून या फिर नियम कानून। चलो हम लोग देख रहे थे साहित्य, ठीक है। साहित्य में हम लोग देखेंगे धार्मिक के बारे में, ठीक है। धार्मिक हम लोग पढ़ेंगे, जैन का बाकी है, बौद्ध बाकी है। बाकी हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पूरा पढ़ लिए, जिसमें हम लोग वेद आता है, उपवेद आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आता है, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। चलो वेदांत देखिए, वेदांत की संख्या 6 है। अरण्य का देखिए, अरण्य क्या होता है बाबू, तो अरण्य होता है जिसकी रचना जंगल में की गई हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अरण्य। चलो ठीक है। उपनिषद देख लिए, पुराण देख लिए, स्मृति देख लिए, महाकाव्य अभी देख लिए। अब हम लोग इंटर करेंगे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है। लेकिन इससे पहले हम लोग इंटर करेंगे वैदिक काल में, ठीक है। तो चलिए अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं, ठीक है, ऐतिहासिक काल में, उससे थोड़ा सा हम लोग फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। और उसके बाद इंटर किस में मारेंगे, उसके बाद हम लोग इंटर मारेंगे डायरेक्ट वैदिक काल में। फिर आ जाएगा आपका महाजनपद, फिर मौर्य साम्राज्य वगैरह सब आएगा। चलो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़े थे सिक्का के बारे में, ठीक है। क्या पढ़े थे, सिक्का के बारे में। इसको इंग्लिश से कहा गया है कॉइन्स। और सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है बाबू, न्यूमोस्मेटिक। सिक्के का अध्ययन क्या कहलाता है, न्यूमोस्मेटिक कहलाता है।
अच्छा, टेराकोटा का सिक्का हम लोग को देखने का मिला था तो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था। टेराकोटा का सिक्का कहाँ मिला था देखने को लिए? सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद मौर्य काल में बताए थे कि 3 प्रकार के सिक्का का बात किया गया है, यानी 3 प्रकार के हम लोग सिक्का देखे थे। कौन कौन सा? आहत, पंचमार्क और एक फॉर्म, ठीक है। तो वही लिखा है, मौर्य काल में आहत या पंचमार्क सिक्के का प्रयोग हुआ। आहत सिक्के पर लिखावट नहीं होती थी। किसमें नहीं होती थी? तो आहत सिक्के पर जो है लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र बने होते थे, ठीक है, केवल चित्र बने होते थे। किसमें? आपका आहत सिक्का में, ठीक है। यह पहला धातु का सिक्का था। क्वेश्चन आएगा पहला धातु का सिक्का क्या था? तो आपका आहत मार के आना है बाबू, ठीक है। क्या मार के आना है? आहत। आहत अगर यदि नहीं रहेगा ऑप्शन में तो पंचमार्क मार के आना है, ठीक है। उसके बाद बात करें पर्ण की, तो पर्ण चांदी के सिक्के थे। पर्ण कैसे थे बाबू? तो चांदी के सिक्के थे, ठीक है, चांदी के सिक्के थे पर्ण, जो मौर्य काल में प्रचलित था, ठीक है। मौर्य काल में हम लोग 3 प्रकार का सिक्का देखे हैं, इसको हम पहले ही पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 4 देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। चल, उसके बाद सीसा के सिक्के की बात करें तो सीसा का सिक्का हम लोग को देखने को मिला था सातवाहन वंश में। तो सीसा का सिक्का सातवाहन काल में प्रचलित था। उसके बाद पहली बार सोने का सिक्का यूनानी शासक के द्वारा प्रचलित किया गया है। पहली बार सोने का सिक्का किसके द्वारा प्रचलित किया गया है? पहली बार सोने का सिक्का की अगर बात करें तो यूनान शासकों द्वारा प्रचलित किया गया है। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासक द्वारा प्रचलित किया गया है। शुद्ध सोने का सिक्का जो है किसके द्वारा? तो कुषाण शासक द्वारा प्रचलित किया गया है। उसके बाद सर्वाधिक मात्रा में तथा सबसे अधिक अशुद्ध सोने का सिक्का जो है वो गुप्त काल में, ठीक है। सर्वाधिक सोने का सिक्का गुप्त काल में, ठीक है। अशुद्ध सोने का सिक्का तो गुप्त काल में। अच्छा, गुप्त काल में प्रयोग हुआ है। कौन से राजा के काल में? तो स्कंदगुप्त। गुप्त में भी कौन सा? स्कंदगुप्त, ठीक है। चलो, चांदी का सिक्का गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के समय प्रचलित हुआ था। अच्छा, फिर आया मयूर शैली का सिक्का। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का प्रचलन गुप्त काल में सर्वाधिक था। किसका? तो आपका मयूर शैली का सिक्का, ठीक है। मयूर शैली का सिक्का गुप्त काल में समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया। इस सिक्के का यानी मयूर शैली सिक्के का गुप्त काल में सर्वाधिक प्रयोग था। चलो, उसके बाद देखें कौड़ी का सिक्का, ठीक है। कौड़ी का प्रयोग गुप्त काल में ही हुआ। कौड़ी का प्रयोग कहाँ हुआ बाबू? तो गुप्त काल में ही हुआ, ठीक है। चमड़े का सिक्का की बात करें तो हुमायूं चलाया, ठीक है। हुमायूं के शासनकाल में सियाबुद्दीन ने प्रारंभ किया। अच्छा, हुमायूं के शासनकाल में सियाबुद्दीन ने प्रारंभ किया था, ठीक है। चमड़े का सिक्का की अगर बात करें तो हुमायूं के काल में चला था, लेकिन कौन प्रारंभ किया था? तो आपका सियाबुद्दीन नामक व्यक्ति ने। चलो, उसके बाद रुपये की बात करें, रुपये, दाम और सोने की बात करें, ठीक है, यानी सोने का असरपी हुआ करता था। असरपी की बात करें तो ये आपका शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया है। रुपये का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया है। रुपये का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया है। दाम का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया है। उसी तरह सोने का असरपी का प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया है। और जब इसके बारे में पढ़ा रहे थे पिछला यानी लेक्चर नंबर 4 में, तब बताए थे कि सोने का यूज जो है वो अमीर लोग करते थे, दाम का यूज जो है वो मीडियम लोग करते थे, और रुपये का यूज जो है गरीब लोग करते थे, ठीक है। चलो, अभिलेख की बात करें। अब हम लोग देखते हैं अभिलेख के बारे में। पत्थरों को खोदकर लिखना क्या कहलाता है बाबू? अभिलेख। पत्थरों को अगर खोद के लिख लेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग अभिलेख। उसी तरह छोटे पत्थर में लिखेंगे तो उसको बोलेंगे शिलालेख। छोटे पत्थर में लिखना है तो शिलालेख, बड़े पत्थर में लिखना है तो अभिलेख, ठीक है। स्तंभ के समान पत्थर में लिखना है तो स्तंभलेख, ठीक है। स्तंभ के समान पत्थर में लिखना है तो स्तंभलेख, ठीक है। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है बाबू? एपिग्राफी, ठीक है, एपिग्राफी कहलाता है। उसके बाद देखते हैं प्रमुख अभिलेख के बारे में। क्या देखेंगे? प्रमुख अभिलेख के बारे में। विश्व में अभिलेख लिखने की परंपरा जो है ईरान के राजा डेरियस ने किया। अच्छा, डेरियस जो है वो ईरान के राजा थे और इन्होंने ही सबसे पहले अभिलेख लिखने की परंपरा जो है वो स्टार्ट किए थे। अच्छा, पहला अभिलेख कहाँ से मिला है बाबू? तो बोगजगोई से मिला है, यानी बोगजगोई का अभिलेख जो है वो पहला अभिलेख था। ये कहाँ था? तो तुर्की में, यानी या फिर बोल सकते हैं एशिया माइनर में, ठीक है। पहला अभिलेख बोगजगोई से मिला है जो तुर्की या एशिया माइनर में है। चलो, उसके बाद है हाथी गुफा अभिलेख। अच्छा, अब अभिलेख देखिए, प्रमुख अभिलेख देख रहे हैं, उसमें पहला है आपका हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख की बात करें तो ये आपका उड़ीसा में है। कहाँ है? उड़ीसा में है, उड़ीसा में है। अच्छा, ये काम करेंगे हम लोग, अभिलेख जितना दिया है ना इसका हम लोग मैपिंग के हिसाब से हम लोग पढ़ लेंगे। इसका हम लोग कल एक शॉर्ट वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे जिसमें सिर्फ अभिलेख रहेगा, ठीक है, कहाँ से है उसको लिखेंगे। चलो, अभी हम खाली पढ़ा देते हैं कि इसका विस्तार क्या है। हाथी गुफा अभिलेख की बात करें तो ये कहाँ से? उड़ीसा। उड़ीसा दिखाना पड़ेगा गूगल में। चलो, इसका हम थोड़ा सा मैप बना देते हैं। यहाँ से इस तरह करके बना दिए मैं आपको, ठीक है। ये आपका तो इधर वाला एरिया में क्या पड़ता है? उड़ीसा पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। अभी बनाएंगे तो लंबा हो जाएगा वीडियो, देखने में मजा नहीं आएगा। चलो, उसको हम शॉर्ट ट्रिक से हम लोग बता देंगे। चलो, उड़ीसा में है। अच्छा, इसे क्या बोलते हैं, किसने लिखा था? तो कलिंग राजा खारवेल। वो लिखा था बाबू, कलिंग राजा खारवेल ने लिखा। इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। तो क्वेश्चन आएगा कलिंग युद्ध की चर्चा किस अभिलेख में है? तो हाथी गुफा अभिलेख में है, ठीक है। युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज था। अच्छा, कलिंग का राजा कौन था? तो नंदराज था। और वो किस वंश से बिलोंग करता था? तो गंग वंश से। इसको फिर से पढ़ना है, जब हम लोग गंग वंश पढ़ेंगे ना तब वहाँ पे बताएंगे कि हाथी गुफा अभिलेख लिखा गया है कलिंग राजा खारवेल के द्वारा। कलिंग राजा खारवेल के द्वारा, और क्या बोलते हैं, कलिंग युद्ध की चर्चा किया गया है। और इस युद्ध के समय कलिंग का राजा नंदराज हुआ करता था जो गंग वंश से बिलोंग करता था। चलो, आगे देखते हैं। आगे है एहोर अभिलेख। एहोर अभिलेख की बात करें ये राजस्थान से है। ये कहाँ है? तो राजस्थान में मिला है। अच्छा, किसने लिखा है बाबू? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन पर विजय की चर्चा की है। अच्छा, पुलकेशिन द्वितीय ने लिखा है। कौन लिखा है? पुलकेशिन द्वितीय ने किस पर विजय प्राप्त किया था? तो हर्षवर्धन पर विजय प्राप्त किया था, और उस समय लिखा गया है एहोर अभिलेख। कहाँ पे मिला है? तो राजस्थान में। अगला देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख क्या देखेंगे बाबू? अगला है आपका जूनागढ़ अभिलेख। कहाँ से मिला है? तो गुजरात से मिला है। गुजरात से क्या मिला है? जूनागढ़ अभिलेख। इसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। उस झील को समुद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। कौन बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। अच्छा, जूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो ये कहाँ पे है? गुजरात में है। इसको कौन बनाया था बाबू? इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, ठीक है। और इसमें किसकी चर्चा की गई है? तो उसमें रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की चर्चा की है। अच्छा, रुद्रदामन ने चर्चा किया है। किसका चर्चा किया है? तो आपका सुदर्शन झील का चर्चा किया है, ठीक है।
उस झील को कौन बनाया था? तो आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। उसके बाद है प्रयाग अभिलेख, एक्चुअली नाम इसका प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख, ठीक है। ये कहाँ पे मिला है? इलाहाबाद में मिला है। कहाँ मिला है बाबू? इलाहाबाद में मिला है। इसमें समुद्रगुप्त ने अपने विजय पर अभियान की चर्चा की है। अच्छा, समुद्रगुप्त जो है अपना विजय अभियान का चर्चा किया है किसमें? तो प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख में। उसके बाद है भीतरी अभिलेख। क्या है बाबू? भीतरी अभिलेख कहाँ से मिला है? गाजीपुर से। गाजीपुर कहाँ है? यूपी में है। इसमें क्या है? तो स्कंदगुप्त ने हुनों पर आक्रमण की चर्चा की है, यानी जब स्कंदगुप्त था तो उन्होंने हुनों पर जब आक्रमण किया उसके बारे में पूरा विवरण लिख दिया है भीतरी अभिलेख में, ठीक है। उसके बाद एक मिला है बिहार अभिलेख। कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। बिहार अभिलेख कहाँ है बाबू? बिहार शरीफ में है। अच्छा, इसमें स्कंदगुप्त जो है कि अश्वमेध की चर्चा कर देते हैं, अश्वमेध यज्ञ की चर्चा कर देते हैं, अश्वमेध यज्ञ की चर्चा कर देते हैं किसमें? तो बिहार अभिलेख में। कहाँ पे मिला है? तो बिहार शरीफ में मिला है। कौन लिखा है? तो स्कंदगुप्त द्वारा लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद है देवपाड़ा अभिलेख। क्या है बाबू? देवपाड़ा अभिलेख कहाँ पे मिला है? तो बांग्लादेश में। देवपाड़ा अभिलेख कहाँ है? तो बांग्लादेश में। अच्छा, यह किस वंश के शासक का है? तो सेन वंश का राजा विजय सेन का है। किसका है बाबू? सेन वंश का राजा विजय सेन का है। वही लिखा है, यह सेन वंश के शासक विजय सेन का है। उसके बाद है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर आपका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो ग्वालियर अभिलेख इसमें क्या है? तो प्रतिहार शासक भोज का चर्चा किया गया है, ठीक है। प्रतिहार शासक के बारे में बताया गया। उसके बाद है मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख की बात करें तो ये भी आपका है मध्य प्रदेश में, ठीक है। मंदसौर अभिलेख की बात करें तो ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। चलो, मालवा शासक यशोवर्मन का है। किसका है? तो मालवा के शासक यशोवर्मन का है। कौन सा अभिलेख? तो मंदसौर अभिलेख। उसके बाद हम देखते हैं स्तंभ लेख। स्तंभ लेख की बात करें तो स्तंभ लेख बताएं क्या है? तो स्तंभ के समान ऊंचे होते थे, ठीक है, और इसको खोद कर लिखा जाता था, उसको नाम दे दिया गया है स्तंभ लेख। पहला है आपका महरौली अभिलेख, ठीक है, महरौली स्तंभ लेख, ठीक है। महरौली स्तंभ लेख कहाँ है? तो आपका दिल्ली में है। महरौली स्तंभ लेख कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। छोटा मोटा एकदम पूछ देता है डायरेक्ट कि आपका मंदसौर अभिलेख कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर अभिलेख कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। देवपाड़ा अभिलेख कहाँ है? तो बांग्लादेश में, ठीक है। उसी तरह बिहार अभिलेख कहाँ है? बिहार शरीफ में। भीतरी अभिलेख कहाँ है? डायरेक्ट गाजीपुर मानना है। फिर इस तरह प्रयाग परिस्थिति अभिलेख कहाँ है? तो इलाहाबाद में। जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? गुजरात में। और अभिलेख कहाँ है? राजस्थान में। हाथी गुफा अभिलेख कहाँ है? तो उड़ीसा में, ठीक है। चलो, महरौली अभिलेख की हम लोग बात करें तो ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। अच्छा, इसमें क्या लिखा गया है? कौन लिखा है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य का है। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय का है। इस पर क्या लिखा गया है? तो इस पर आज तक जंग नहीं लगा है, ठीक है, अर्थात यह अपने रासायनिक गुण के लिए प्रसिद्ध है। अच्छा, ये जो है यानी महरौली अभिलेख जो है ये अपने रासायनिक गुण के लिए प्रचलित है। और रासायनिक गुण के लिए क्यों? क्योंकि अभी तक इसमें क्या जो है ना जंग नहीं लगा है। अच्छा, कौन से राजा का है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चलो आगे देखते हैं मथुरा स्तंभ लेख। ये मथुरा हम लोग का कहाँ पड़ता है? यूपी में। तो मथुरा स्तंभ लेख भी जो है आपका यूपी में पड़ेगा, ठीक है। चलो, चंद्रगुप्त द्वितीय का है। किसका है बाबू? चंद्रगुप्त द्वितीय का। अभी बताएं कि चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग विक्रमादित्य बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने उपाधि धारण किया हुआ था। इसमें सहिष्णुता की चर्चा की गई है। तो क्वेश्चन आएगा कि सहिष्णुता की चर्चा किस स्तंभ लेख में किया गया है? तो मथुरा स्तंभ लेख में, ठीक है। फिर एरन अभिलेख। एरन अभिलेख की बात करें तो ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। भानुगुप्त का चर्चा किया गया। भानुगुप्त का है, ठीक है, किसका है? भानुगुप्त का है। और इसमें सती प्रथा के बारे में बताया गया है। तो क्वेश्चन आएगा कि सती प्रथा के बारे में किस स्तंभ लेख में लिखा गया है? तो एरन अभिलेख में। उसके बाद है बौद्ध स्तंभ लेख, ठीक है, ये कहाँ है? तो आपका मध्य प्रदेश में है। बौद्ध स्तंभ लेख कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। वासुदेव का है। किसका है बाबू? वासुदेव का है। और इसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? तो शुंग वंश के बारे में। शुंग वंश के बारे में किस स्तंभ लेख से जानकारी प्राप्त होता है? तो बुद्ध स्तंभ लेख में, ठीक है। उसके बाद है हेलियोडोरस या फिर इसी को बोला जाता है गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। हेलियोडोरस या फिर गरुड़ ध्वज स्तंभ लेख। अच्छा, कहाँ पे है बाबू? तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। इसमें जो है इसमें भागवत धर्म की जानकारी दी है। किसने दिया है? तो भागवत ने दिया है। भागवत ने दिया है। किसके बारे में? तो भागवत धर्म के बारे में जानकारी दिया है। अच्छा, अब देखते हैं हम लोग विदेश से कुछ यात्री भारत आए थे और भारत के बारे में विवरण किए हैं, ठीक है। जैसे आया हेरोडोटस, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट बता रहे हैं शॉर्ट से, ठीक है। आया कौन? हेरोडोटस ने लिख दिया हिस्टोरिका। मेगास्थनीज आया, इंडिका लिख दिया। पेरिप्लस ऑफ द एथेनियंस एक बुक लिखा, और कौन आदमी लिखा है? अपना नाम ही नहीं लिखा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं अज्ञात मानव या फिर अज्ञात व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। पेरिप्लस ऑफ द एथेनियंस नामक बुक। फिर टालमी आया, ज्योग्राफी का लिखा। प्लानी आया, नेचुरल हिस्ट्री लिखा। अलबरूनी आया, किताब हिंद या फिर तहकीक हिंद लिखा, ठीक है। मार्को पोलो, ये चीन का यात्री था। मार्को पोलो कहाँ का था? चीन का था। फाहियान आया, फोको क्यों लिखा? किसके शासनकाल में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? चंद्रगुप्त द्वितीय को हम लोग बोलते हैं विक्रमादित्य। देखो बाबू 2025 का क्वेश्चन एकदम यहीं से पूछा था, ठीक है। फाहियान किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन नंबर क्या? तो लो चंद्रगुप्त द्वितीय। दिखा दें, देखते हैं यहाँ पे होगा तो दिखा दे। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे, क्योंकि वीडियो तो लंबा ना हो जाए, हमको इसका भी डर रहा है। चलो, उसके बाद है हेंसन ने एक बुक लिखा CQQ। अब जब फाहियान वाला पूछ सकता है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में, तो उस तरह पूछ सकता है कि हेंसन किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेंसन आया था हर्षवर्धन। कैसे याद रखेंगे? हर्ष हेंसन, हर्ष हर्षवर्धन, क्या है? हर्षवर्धन, हर्ष हेंसन। उसके बाद देखते हैं फाहियान के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन फाहियान आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। फाहियान कब आया था? तो 399 ईस्वी में। 399 ईस्वी में कौन आया था? फाहियान आया था। पुस्तक क्या है? तो फोको क्यू किसकी पुस्तक है? तो फाहियान की है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में आया था, ठीक है। उस समय भवन तथा कोड़ी की चर्चा किया है। अच्छा, उस समय जो है भवन और कोड़ी की चर्चा किया गया है, ठीक है। उसके बाद आया सुंगचून कब आया था? 512 ईस्वी में। कहाँ का था? तो चीन का था। नाम से याद रखना, सुंगचून कहाँ का था? चीन का था। फिर हेंसन की बात करें तो यह आया था 629 ईस्वी में। कब आया था? 629 ईस्वी में। इसकी पुस्तक की बात करें तो यह CUP किसके शासनकाल में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, यानी हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसने ही यानी हेंसन ने ही नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापन तथा अध्ययन का काम किया, ठीक है। अध्यापन तथा अध्ययन का काम किया, दोनों का काम किया। यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित, किसको कहा जाता है? हेंसन को कहा जाता है। चलो, उसके बाद बात करते हैं इत्सिंग के बारे में। तो 673 ईस्वी में आया था। अच्छा, कहाँ का था? तो चीन का यात्री था।
कब आया था? तो 673 में भारत आया था। और यह जो है त्रिपिटक के आगे में पढ़ना है, त्रिपिटक के बारे में, ठीक है, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी दिया गया है। तो यह क्या किया, तो त्रिपिटक का 400 फोटोकॉपी कराया और अपने साथ चीन लेके गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा कि त्रिपिटक की 400 फोटोकॉपियां अपने साथ चीन लेके कौन गया था? तो आपका इत्सिंग गया था। ठीक है, चलो उसके बाद इब्न बतूता यह मोरक्को का रहने वाला था। ठीक है, कहाँ का था? मोरक्को का रहने वाला था। यह जो है 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में बाबू, तो आपका आया था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। इसकी पुस्तक की बात करें, किसकी पुस्तक? तो इत्सिंग की पुस्तक। तो इत्सिंग की पुस्तक का नाम है रहेला। ठीक है, क्या नाम है? रहेला। उसके बाद अब्दुल रजक की बात करें तो ये फारस का रहने वाला था। कहाँ का था? तो फारस का रहने वाला था, विजयनगर काल में आया था। इसका पुस्तक का नाम है मतलाई शाहीन। किसका पुस्तक? तो अब्दुल रजक का पुस्तक का नाम है मतलाई शाहीन। यह जो है केडीआर यानी कृष्ण देवराय के शासनकाल में या फिर दरबार में आया था। उसके बाद साहित्यिक स्रोत के बारे में हमें देखना है, यानी लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। पहले तो हम लोग देख रहे थे पुरातात्विक स्रोत से ना, क्या देख रहे थे? पुरातात्विक स्रोत से। अब इसमें पुरातात्विक का मतलब क्या था? पुराना अवशेष। अब उससे हम लोग कितना ही अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन जब से हम लोग को साहित्यिक यानी लिखावट मिलने लगा है, तब से हम लोग अच्छे ढंग से पढ़ सकते हैं, उसके बारे में अच्छे ढंग से अध्ययन कर सकते हैं और जानकारी हासिल करके हम लोग इतिहास को लिख सकते हैं। तो वही लिखा है कि लिखित स्रोत को साहित्यिक स्रोत कहते हैं। प्राचीन इतिहास की जानकारी का यह सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, उसके बाद जो साहित्यिक स्रोत में है, पहला क्या है? धार्मिक स्रोत। पहला क्या है बाबू? धार्मिक स्रोत। इसका संबंध जो है वो किसी न किसी धर्म से होता है। धार्मिक स्रोत का मतलब क्या है? तो धार्मिक स्रोत का मतलब है कि किसी न किसी धर्म से संबंध होना होगा, तभी वह कहलाएगा धार्मिक स्रोत। गैर धार्मिक में क्या है? इसका संबंध किसी भी धर्म से नहीं रहता है। उदाहरण की अगर बात करें तो अर्थशास्त्र, ये है अर्थशास्त्र, मतलब ये अर्थशास्त्र की नहीं है, इकोनॉमिक्स की नहीं है, ये पॉलिटी की बुक है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि अर्थशास्त्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र किसके द्वारा, चलो इसको बताना है आप लोग। ठीक है, यहाँ पे है क्वेश्चन किसके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे गैर धार्मिक स्रोत में। ठीक है, तो उदाहरण के तौर पर हम लोग ये अर्थशास्त्र को, ठीक है, यह पॉलिटी की बुक है। चलो अब हम लोग देखते हैं धार्मिक स्रोत। ठीक है, हाँ धार्मिक स्रोत ये भी दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? तो एक होता है ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, एक होता है ब्राह्मण और दूसरा होता है गैर ब्राह्मण। ठीक है, क्या होता है वो? गैर ब्राह्मण और दूसरा होता है ब्राह्मण। कुछ भी लिखो, पहला इधर कुछ भी। ठीक है, तो गैर ब्राह्मण की अगर बात करें तो वैसा स्रोत जिसका संबंध हिंदू धर्म से नहीं रहता है उसको हम लोग गैर ब्राह्मण बोलेंगे। जैसे हो गया जैन साहित्य, ये क्या है? गैर ब्राह्मण है। यह प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। क्या प्राकृतिक भाषा में लिखा गया? तो जैन साहित्य लिखा गया है। ठीक है, हाँ इन्हें आगम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आगम कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो 12 अंग, ठीक है, 12 उपांग और आधारंग। ठीक है, क्या कहते हैं? आधारंग सूत्र। चलो समझ में आ गया। उसके बाद है भागवती सूत्र, मूल सूत्र, आदि पुराण, ये सब क्या है? तो जैन धर्म के उदाहरण, जैन साहित्य के उदाहरण। इसी तरह बौद्ध साहित्य। ठीक है, क्या है? पहले हम लोग देखें गैर ब्राह्मण में हम लोग देखें जैन साहित्य, फिर देखते हैं बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य की बात करें तो बौद्ध साहित्य जो है तो पाली भाषा में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? पाली भाषा में लिखा गया है। जातक ग्रंथ में महात्मा बुद्ध के पूर्ण जन्म की जो है 200 कहानियों को दर्शाया गया है। किसमें? तो जातक ग्रंथ में। ठीक है, उसके बाद ललित विस्तार में महात्मा बुद्ध की पूरी जीवनी दी गई है। किसमें? तो ललित विस्तार में दी गई है। उसके बाद बात करें, देखो पुराण जो है ये मुस्लिम धर्म से संबंध रखता है, पुराण है उसी तरह हिंदू धर्म से संबंध रख रहा है, आदि पुराण है जैन धर्म से संबंध रख रहा है। ठीक है, अब देखो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की चर्चा की गई है। हम लोग को आगे पढ़ना है, वैदिक काल के जस्ट बाद ही आएगा का महाजनपद, उसमें 16 महाजनपद की बात कही गई है। ठीक है, तो किसमें लिखा गया है? अंगुत्तर निकाय में लिखा गया है। चलो बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक की अगर बात करें तो त्रिपिटक है। अभी हम लोग बताएं इत्सिंग आया चीन से और उसका त्रिपिटक का 400 फोटोकॉपी किया और अपने साथ लेकर चीन गया। ठीक है, तो बौद्ध धर्म की पुस्तक है, सबसे पवित्र पुस्तक बौद्ध धर्म की क्या है? तो त्रिपिटक है। तीन पुस्तकों का क्या है बाबू? समूह है। 3 पुस्तकों की समूह का कहा गया है त्रिपिटक। कौन कौन सा है? आपका सूत्र पिटक है, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अधिनम पिटक। तो सूत्र पिटक क्या है? तो यह सबसे बड़ा पिटक है। सूत्र पिटक क्या है बाबू? तो यह सबसे बड़ा पिटक है। इसमें इसे बौद्ध धर्म का इनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। इनसाइक्लोपीडिया मतलब हर चीज़ की जानकारी इसमें दी गई है, इसलिए इसको इनसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म की इनसाइक्लोपीडिया क्या है? तो सूत्र पिटक। उसके बाद बात करते हैं विनय पिटक। विनय पिटक क्या है? यह सबसे छोटा पिटक होता है। ठीक है, इसमें बौद्ध धर्म की प्रवेश की चर्चा की गई है। अच्छा, बौद्ध धर्म में किस तरह करके प्रवेश करना है उसकी चर्चा की गई है विनय पिटक में। चलो ठीक है, आगे देखते हैं अधिनम पिटक। अधिनम पिटक की बात करें तो इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक विचारों की चर्चा की गई है। तो दार्शनिक विचारों की किसमें चर्चा की गई है? तो अधिनम पिटक में। ठीक है, चलो बौद्ध धर्म में किस तरह करके प्रवेश करना है उसकी चर्चा किसमें की गई है? तो विनय पिटक में। ठीक है, विनय विनती करके हम लोग को बौद्ध धर्म में प्रवेश करना है, तो बौद्ध धर्म में प्रवेश की चर्चा की गई है विनय पिटक में। चलो उसके बाद देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, गैर ब्राह्मण देखिए, अब देखते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। हम बताएं पहले कि ब्राह्मण ग्रंथ का सीधा संबंध हिंदू धर्म से हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं? और हिंदू धर्म की सबसे पहली किताब है वेद। क्या है वो? वेद। वेदों की रचना जो है ईश्वर ने की है। हम लोग पहले ही बोल चुके हैं वेद का जो है रचना नहीं हुआ है। अगर यदि रचना भी हुआ है तो कौन क्या है? भगवान ने किया है। ठीक है, चलो अतः हम लोग वेद को क्या बोलते हैं? अपौरुषेय कहते हैं। गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन जी महाराज, ठीक है, ने वेदों का संकलन किया। ठीक है, प्रारंभ में वेद की संख्या 3 थी, अतः इसको त्रय कहा जाता है। अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया है। किसको? अथर्ववेद को बाद में शामिल किया गया है। अतः हम लोग बोल सकते हैं कि वेद त्रय में अथर्ववेद को नहीं रखा जाता है। किसको नहीं रखा जाता है वेद त्रय में? तो अथर्ववेद को। क्यों? क्योंकि यह इसका संकलन जो है बहुत बाद में किया गया है। और उसके बाद हम लोग वेद के बारे में पढ़ चुके हैं पहले ही, इसका रिवीजन के तौर पर पढ़ लेते हैं। चलो ऋग्वेद पहला क्या होता है? ऋग्वेद। दूसरा क्या होता है? सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, फिर है यजुर्वेद और चौथा है आपका अथर्ववेद। चलो ऋग्वेद के बारे में देखते हैं। तो इसमें 10 मंडल है। क्या है बाबू? 10 मंडल है।
1028 सूक्त है। 1028 सूक्त किसमें है? ऋग्वेद में है। 10 मंडल किसमें है? ऋग्वेद में है। और क्या है? तो 10,580 ऋचाएँ हैं, ठीक है। और ऋचाओं की सबसे ज़्यादा देखो 10,580 है, तो ऋचा की अधिकता के कारण क्या कहा गया है इसको? ऋग्वेद। ऋचाओं की अधिकता के कारण क्या कहा गया है? ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। सबसे बड़ा एवं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद है, ठीक है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है। अच्छा, गायत्री मंत्र जो है उसकी चर्चा की गई है। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित होता है? तो भगवान सूर्य को समर्पित होता है ना, तो भगवान सूर्य को समर्पित होता है। तो इसको वही लिखा है इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त, ठीक है, तथा 10,580 ऋचाएँ। ऋचाओं की अधिकता के कारण ही इसे ऋग्वेद कहते हैं। यह सबसे प्राचीन एवं सबसे बड़ा वेद है। इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। चलो, पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग जो है वो ऋग्वेद में ही हुआ है। अच्छा, पहली बार शूद्र शब्द का, जो सूर्य हम लोग बोलते हैं, जैसे कर्ण एक शूद्र था ना, तो उस तरह करके वो जो क्या बोलते हैं ऋग्वेद में ही सबसे पहली बार प्रयोग हुआ था। ऋग्वेद का दूसरा तथा 7वां मंडल जो है वो पुराण है। ऋग्वेद का जो दूसरा तथा 7वां मंडल है वो क्या है? वो पुराण है, क्योंकि इसका संकलन जो है पहले ही हो गया है। चलो, पहला तथा 10वां मंडल को, पहला और 10वां मंडल नया है, क्योंकि इसका संकलन जो है वो बाद में किया गया है। पहला और 10वां मंडल जो है इसका संकलन जो है पहले बाद में किया गया है, जिसके लिए ही क्या है? नया मंडल है। चलो, 9वें मंडल में जो है सोम देवता की चर्चा की गई है। 9वां मंडल में किसकी चर्चा की गई है? तो सोम देवता की चर्चा की गई है। ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्री कहते हैं। बताएं पहले कि सब वेद को बताएं, वेद के उपवेद को बताएं, उपवेद का ज्ञाता, उसी तरह ऋग्वेद का ज्ञाता, ये सब पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है? ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? होत्री कहा जाता है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है, जिसमें चिकित्सा की चर्चा की गई है। चिकित्सा की चर्चा किसमें की गई है? आयुर्वेद में चर्चा की गई है। अच्छा, आयुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? तो प्रजापति कहा जाता है, ठीक है। चलो, उसके बाद हम देखते हैं सामवेद के बारे में। सामवेद की बात करें तो इसमें जो है 875 मंत्र है। किसमें 875 मंत्र है? सामवेद में है, किंतु वास्तव में 99 मंत्र ही सामवेद के हैं। अच्छा, 99 मंत्र ही जो है वो सामवेद के हैं। बाकी मंत्रों को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद से संग्रह किया गया है, कर लिया गया है। चलो, ठीक है। सामवेद में भारतीय संगीत के 7 स्वर जो है सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है, इसकी चर्चा की गई है। किसमें? तो सामवेद में। ये जो है संगीत यज्ञ के समय गाए जाते हैं। सामवेद के ज्ञानी को हम लोग उद्गाथा कहते हैं। सामवेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? उद्गाथा कहा जाता है। चलो, सामवेद की अगर उपवेद की बात करें तो गंधर्वेद होता है। सामवेद की उपवेद की बात करें तो गंधर्वेद होता है। इस तरह ट्रिक बताए थे कि साम यानी सॉन्ग, ठीक है, और गाना यानी सॉन्ग, ठीक है। तो सामवेद की उपवेद क्या है? गंधर्वेद। गंधर्वेद के ज्ञानी को नारद कहा जाता है। इस तरह भी ट्रिक बताई थी, गाना कौन गाता है? नारायण 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 भगवान, ठीक है, तो नारद गाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। यजुर्वेद की अगर बात करें तो इसमें 1990 मंत्र है। 1990 मंत्र किसमें है बाबू? तो यजुर्वेद में है। इसमें युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा की गई है। युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा किसमें की गई है? तो आपका यजुर्वेद में, ठीक है। इसके 2 भाग हैं, पहले भी बता चुके हैं। कौन कौन से? बोलो। कहानी वाला को गद्य कहा जाता है ना, कहानी वाला को गद्य कहा जाता है, और कविता वाला को पद्य कहा जाता है, ठीक है। चलो, जैसे हो गया शुल्क यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। चलो, ठीक है। इसके ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। किसके ज्ञानी को? तो यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है। धनुर्वेद के ज्ञानी को विश्वामित्र कहते हैं, ठीक है। धनुर्वेद के ज्ञानी को क्या कहा जाता है? आपका विश्वामित्र कहा जाता है। उसके बाद अथर्ववेद की बात करें तो इसकी रचना सबसे बाद में हुई है, ठीक है, यानी उत्तर वैदिक काल में हुई है। कब हुई है बाबू? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल क्या होता है? जब वैदिक काल लास्ट होने वाला होता है, तो हम बताए हैं पहला लेक्चर में ही कि इतिहास की भाषा में जब कोई चीज़ लास्ट होने वाला रहता है, ये चैप्टर जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये जब खत्म होने वाला होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे उत्तर हिस्ट्री का क्लास, ठीक है, उत्तर हिस्ट्री का क्लास। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री की भाषा में कहा ही जाता है लास्ट को उत्तर। तो इसी तरह अथर्ववेद की रचना कब हुई है? तो उत्तर वैदिक काल में हुई है। इसमें 6000 मंत्र हैं, ठीक है। इसमें जादू टोना वशीकरण इत्यादि की चर्चा की गई है। उसके बाद हम देखते हैं अरण्य के बारे में। अरण्य क्या है बाबू? वैसी पुस्तक जिसकी रचना जंगल में की गई है, अरण्य कहलाता है। अथर्ववेद को छोड़कर सभी पुस्तकें जो हैं वो अरण्य है। क्यों? क्योंकि अथर्ववेद की रचना जो है बहुत बाद में की गई है और इसकी रचना जंगल में नहीं की गई है। फिर हम लोग देखते हैं वेदांत के बारे में, आगे भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। वेदांत की अगर बात करें तो वेदांत की संख्या क्या है बाबू? तो 6 है। वेदों को भली भांति हम लोग पढ़ने के लिए क्या बोलते हैं? वेदांत की रचना की, ठीक है। वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांत की रचना की गई। वेदांत की संख्या 6 है। क्या है? व्याजो निशी का शॉर्ट ट्रिक है। व्या से हो गया व्याकरण, ज से हो गया ज्योतिष, न से हो गया निरुक्त, ठीक है, स से हो गया शिक्षा, और क से हो गया कल्प, और छ से हो गया छंद। अच्छा, व्याकरण का जो क्या है बाबू? इनका नाम है क्या? अष्टाध्याय, ठीक है। और अष्टाध्याय की रचना किसने किया है? पाणिनि। या फिर बोल सकते हैं कि व्याकरण की रचना जो है वो पाणिनि द्वारा की गई है, ठीक है। उसी तरह ज्योतिष का नाम दिया गया है ज्योतिष बृहद संहिता। ज्योतिष का नाम क्या है? बृहद संहिता। और बृहद संहिता की रचना की है 12 मिहिर ने। उसी तरह निरुक्त का कहा गया है निरुक्त शास्त्र। क्या कहा गया है बाबू? निरुक्त शास्त्र। और इसकी रचना जो है यास्क ने किया है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा शास्त्र, ठीक है, कौन किया है? तो महर्षि पाणिनि ने। कल्प की बात करें तो कल्प शास्त्र कौन किया है? भद्रबाहु ने। छंद की बात करें तो छंद की बात करें तो छंद शास्त्र कौन किया है? तो आचार्य पिंगल जी द्वारा किया गया है इसका रचना। आगे बात करते हैं पुराण। इसकी रचना महर्षि तथा उग्रासरो ने किया है। इसकी संख्या 18 है, ठीक है। इसे 5वां वेद या वेदों का वेद कहा जाता है। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है। जैसे हो गया विष्णु पुराण, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। मत्स्य पुराण, इसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है, ठीक है। हाँ,
इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा की गई है। किसमें? तो मत्स्य पुराण में। फिर आता है वायु पुराण, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है 3 समुद्र का पानी पीता है। फिर आता है उपनिषद। उपनिषद की अगर बात करें तो इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है बाबू? तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करना। यह जो है ब्राह्मणों के विरुद्ध राजपूतों की एक प्रक्रिया मानी जाती है। क्या? उपनिषद। उपनिषद क्या है? कितने हैं? तो 108 है, किंतु 13 को मान्यता मिला हुआ है। कौन कौन से हैं? तो बृहद नारायण उपनिषद, कठोपनिषद, मुंडोपनिषद, जलोपनिषद, अलोपनिषद। ठीक है। बृहद नारायण उपनिषद की अगर बात करें तो यह सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन है। बृहद उपनिषद क्या है? सबसे बड़ा तथा सबसे प्राचीन है। कठोपनिषद की बात करें तो इसमें यम तथा निचिकेता की चर्चा की गई है। इसमें ओम शब्द का महत्व को दर्शाया गया है, यानी हम लोग बोलते हैं ना ओम, तो इसके बारे में बताया गया है। किसमें? कठोपनिषद में। उसके बाद मुंडोपनिषद, ठीक है, सत्य में जयते की चर्चा की गई है। अगेन यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है, कि मुंडकोपनिषद की क्या बोलते हैं, सत्य में जयते की चर्चा किसमें की गई है? तो मुंडकोपनिषद में। ठीक है। उसके बाद आता है जलोपनिषद। जलोपनिषद की अगर बात करें तो इसमें ब्रह्मा, विष्णु या और महेश यानी त्रिमूर्ति की चर्चा की गई है। किसमें? तो जलोपनिषद में। उसके बाद है अलोपनिषद। यह सबसे बाद का उपनिषद है। इसकी रचना अकबर के साथ हुई है, यानी जब अकबर का शासनकाल था उस समय अलोपनिषद की रचना की गई है। उसके बाद हम देखते हैं स्मृति साहित्य। क्या लिखेंगे बाबू? स्मृति साहित्य। इसमें प्राचीन राजवंशों की जानकारी मिलती है स्मृति साहित्य में। ठीक है। स्मृति साहित्य की संख्या जो है 36 है। विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, ठीक है, गुप्त काल की जानकारी देता है। कौन कौन सा? तो विष्णु स्मृति और नारद स्मृति से हम लोग को गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। फिर आता है मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मौर्य काल की जानकारी देता है। कौन कौन सा? तो मनु स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति इसकी जानकारी देता है। तो आपका मौर्य काल की जानकारी देता है। याज्ञवल्क्य स्मृति की अगर बात करें तो याज्ञवल्क्य स्मृति में जुहा खेलने को उचित माना गया है। इसको तो जुहा खेलने को उचित माना कौन है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति ने। उसी तरह मनु स्मृति की अगर बात करें तो मनु स्मृति को धर्मशास्त्र कहते हैं। इसमें ऊंची जाति को वरीयता दी गई है। ठीक है। दलित तथा महिलाओं को नीचे दिखाया गया है। इसमें तो मनु स्मृति में। अच्छा, इसमें फिर मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है और विवाह के लिए पुरुष की आयु 25 वर्ष तथा महिला की आयु 12 वर्ष रखा गया है। चलो आगे देखते हैं। इसमें 8 प्रकार की विवाह की चर्चा की गई है। संस्कार की बात करें तो 16 संस्कार की चर्चा की गई है। दाह संस्कार को अंतिम संस्कार कहा जाता है। चलो उसके बाद ऋण के बारे में पढ़ें। ऋण कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से? तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण पढ़ा चुके हैं। फिर देखिए हम लोग पुरुषार्थ के बारे में 4 प्रकार के पुरुषार्थ की चर्चा किए थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। फिर देखें हम लोग आश्रम के बारे में। ठीक है। आश्रम के बारे में देखे थे कितने तरह के होते हैं? तो 4। कौन कौन सा? तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक हम लोग को अवस्था जो होता है उसको बाल्य अवस्था कहा गया है। उसमें हम लोग को छूट दिया गया है। ठीक है। बाल्य अवस्था एवं शिशु अवस्था कहते हैं। उसके बाद है पहला नंबर ब्रह्मचर्य 5 से लेकर 25, गृहस्थ जीवन 25 से लेकर 50, वानप्रस्थ जीवन 50 से लेकर 75, सन्यासी जीवन 75 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे। ठीक है। फिर हम लोग देखें महाकाव्य के बारे में। महाकाव्य की संख्या 2 है। कौन कौन सा? महाभारत, दूसरा है रामायण। महाभारत की बात करें तो इसकी रचना वेद व्यास जी महाराज के द्वारा किया गया है। इनका प्रारंभिक नाम था जय संहिता, जिसमें 8800 श्लोक था। वर्तमान की अगर बात करें तो 1 लाख श्लोक है, यानी 1,11,000। टोटल कितना श्लोक है? 1,11,000 वर्तमान में। महाभारत के खंडों को पर्व कहा गया है। क्या कहा गया बाबू? महाभारत के खंडों को पर्व कहा गया है। कुल 18 पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर्व क्या है? भीष्म पर्व है, जिसमें अर्जुन तथा कृष्ण के वार्तालाप को दर्शाया गया है। यानी जब हम लोग का युद्ध हो रहा था, हम लोग का नहीं मतलब महाभारत में जब युद्ध हो रहा था तब अर्जुन को कृष्ण भगवान जी समझा रहे थे कि ज़्यादा कूदो नहीं। ठीक है। कहे कि तुम कर्ण को मार रहा है और कर्ण का चक्का 1 कदम पीछे जा रहा है। ठीक है। लेकिन जब कर्ण तुमको मार रहा है तो तुम्हारा भी चक्का पीछे जा रहा है, जबकि पूरे ब्रह्मांड का स्वामी तुम्हारे रथ में बैठा हुआ है। ठीक है। इस तरह करके ज्ञान दे रहे थे। तो उसी की चर्चा की गई है किसमें? भीष्म पर्व में। ठीक है। और इसी को कहा गया है भागवत गीता या फिर गीता। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रामायण की। ठीक है। तो इसकी रचना वाल्मीकि जी ने किया है। ठीक है। प्रारंभ में 12,000 श्लोक था, किंतु अभी की बात करें तो 24,000 श्लोक है। उसे गुप्त काल में पूरा किया गया है, यानी रामायण को जो है वो गुप्त काल में पूरा किया गया है। अब हम लोग का यहाँ पे खत्म हो जाता है सारा। ठीक है।
हम लोग का क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। पूरा रिवीजन भी कर लिए। क्या क्या हम लोग पढ़ लिए बाबू, हम लोग पढ़ लिए पाषाण काल, हम लोग पढ़ लिए नंबर 1 में पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल हम लोग क्या लिखेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल डायरेक्ट लिखते हैं ना। चलो हम लोग पढ़ लिए प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल। फिर देखें दूसरा नंबर आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। और तीसरा नंबर में देखें ऐतिहासिक काल, ठीक है, ऐतिहासिक। इसमें हम लोग का वैद्य वगैरह, इसमें हम लोग का वैदिक काल आता है, ठीक है, इसमें हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता आता है और इसमें हम लोग का पाषाण काल आता है। तो पाषाण काल के बारे में पूरा पढ़ लिए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूरा पढ़ लिए हैं, मेसोपोटामिया सब पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब हम लोग के ऐतिहासिक काल में हम लोग स्टार्ट करेंगे वैदिक काल से। क्या पढ़ेंगे, वैदिक काल से। वैदिक काल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेदों की रचना की गई है, वेद के बारे में पढ़ा दिए। वेद को समझने के लिए क्या बोलते हैं, वेदांग की रचना की गई है, वेदांग पढ़ा दिए, उपनिषद पढ़ा दिए, अरण्य पढ़ा दिए, ठीक है, सब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कल से वैदिक काल स्टार्ट करेंगे। कल का लेक्चर में वैदिक काल, फिर कल के बाद जो आएगा लेक्चर यानी पाँचवा हो जाएगा ना, तो छठा लेक्चर में आपका वैदिक काल, सातवां लेक्चर में वैदिक काल के क्वेश्चन, ठीक है, मतलब छठा का ही उसमें क्वेश्चन होगा। फिर सातवां लेक्चर में महाजनपद वगैरह पढ़ के पूरा, मतलब हम लोग को 30 सितंबर के पहले, 30 सितंबर नहीं 30 अगस्त को हम लोग यूपीएससी एग्जाम है ना, तो हम लोग को जून चल रहा है ना, आज हो गया 12 जून, कितना हो गया 12 जून, ठीक है, 12 जून हो गया। और हम लोग को जुलाई 30 जुलाई तक, ठीक है, 30 जुलाई तक हम लोग हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे, हिस्टोरी को कंप्लीट कर लेंगे विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए, आराम से पढ़िए, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व होगा, आप लोग देखिए खाली, ठीक है, और रिवीजन करते रहिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो कुछ त्रुटि हुआ होगा तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, भाई हम भी पढ़ के ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है, चलिए।